वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। एज यू नो हम जो है हमारा थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में अब तक के जो है वो हमने मेंडल और मेंडल से जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट्स, लॉज के बारे में बात की। नाउ जो है वो अब हमको क्रोमोसोम्स के बारे में बात करना है, ठीक है। इन द लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में हमने बात की थी। अब क्रोमोसोमल थ्योरी के बाद में अब क्रोमोसोम्स के बारे में बात करना है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम ये वर्ड जो है ये ग्रीक लेटर या ग्रीक वर्ड से आया हुआ ये शब्द है, जिसका मतलब क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड एंड सोमा का मतलब होता है बॉडी। वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ कलर्ड बॉडी। कलर्ड बॉडी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हम उसको कलरिंग कर सकते हैं। एक स्टेन होता है एसिटोकार्माइन, ठीक है। एसिटोकार्माइन स्टेन जब हम सेल में प्रोवाइड करते हैं तो जो भी क्रोमोसोम्स हैं इस स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम हैं वो कलर्ड हो जाते हैं, ठीक है। एसिटोकार्माइन जो है ये एक रेड कलर का स्टेन होता है, जिसकी वजह से जो है वो क्रोमोसोम्स आपको रेड या फिर पिंकिश नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आप आसानी से सेल में क्रोमोसोम्स को ढूंढ पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो, ठीक है। सो इसीलिए इसे कलर्ड बॉडी कहा जाता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स जो है ये फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस मतलब बिल्कुल थ्रेड की तरह लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और ये यूकैरियोटिक सेल्स में या यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है इनमें जो भी क्रोमोसोम है वो सिंगल क्रोमोसोम ही होता है, ठीक है। एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स जो हैं वो आपको यूकैरियोटिक सेल में और स्पेशली उसके न्यूक्लियस में देखने मिलेंगे, ठीक है। देन जो भी टर्म है क्रोमोसोम, ये सबसे पहले जिन्होंने प्रपोज किया था उनका नाम था W. वेल्डर, ठीक है। वेल्डियर नाम के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 1888 में जो है वो क्रोमोसोम ये वर्ड कॉइन किया था, ये वर्ड प्रपोज किया था, ठीक है। नाउ साइज़, क्रोमोसोम का अगर हम साइज़ के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम का साइज़ कांस्टेंट नहीं होता। स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ इसका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, मतलब अलग अलग प्रजातियों में इनका जो साइज़ है वो अलग अलग होता है, ठीक है। प्लस एक ही अगर स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें भी अगर आप क्रोमोसोम को ऑब्जर्व कर रहे हो तो क्रोमोसोम जो है वो आपको रेंज ऑफ साइज दिखाएगा। रेंज ऑफ साइज मतलब उसमें साइज में उसका बदलाव होते जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स हमेशा जो है वो सिर्फ सेल डिवीजन के समय ही आप ऑब्जर्व कर सकते हो। नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम्स नहीं दिखते। सेल जब डिवीजन फेज में जाता है, जब वो डिवाइड होने वाला होता है या हो रहा होता है, तभी आप क्रोमोसोम्स को देख सकते हो। और जब सेल डिवाइड होता है आइदर बाय माइटोसिस और मियोसिस, जब भी सेल डिवाइड होता है तो या तो वो माइटोसिस से होगा या मियोसिस से होगा। दोनों ही केसेस में जो है वो फेजेस होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सारे फेजेस के दौरान जो है वो क्रोमोसोम का साइज और शेप जो है वो चेंज होते रहता है। इसकी वजह से उसके डायमेंशन चेंज होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि मेटाफेज में जो है अगर हम क्रोमोसोम की लेंथ देखें तो इट वेरीज, ठीक है। उसमें चेंजेस दिखेंगे आपको फ्रॉम 0.1 टू 33 माइक्रोमीटर। उसकी लेंथ जो है वो आपको इस रेंज के बीच में दिखेगी। प्लस उसका जो थिकनेस मतलब उसकी जो चौड़ाई है वो आपको कितनी दिखेगी या मोटाई जो है वो कितनी दिखेगी, 0.2 से लेके तो 2 माइक्रोमीटर तक, ठीक है। मतलब इसका जो रेंज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और इसके बीच में आपको मतलब कांस्टेंट आप कोई भी एक डायमेंशन नहीं बता सकते, ठीक है। देन जैसे मैंने आपको बताया क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमेशा सिर्फ कब विजिबल होते हैं, दे आर ओनली विजिबल एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम पे ही क्रोमोसोम्स आपको देखने मिलेंगे। देन क्रोमोसोम की क्या कैपेसिटी है, क्रोमोसोम्स क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। म्यूटेशन क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, उसमें आपको चेंजेस भी देखने मिलेंगे और इवोल्यूशनरी जो भी इवोल्यूशन से जुड़े हुए जो भी चेंजेस हैं, डेवलपमेंट है, वो भी क्रोमोसोम्स में होते हैं ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूकैरियोटिक स्पीशीज, ठीक है, जिनमें आपको ये चेंजेस जो है वो देखने मिल सकते हैं या ऑब्जर्व किए गए हैं, ठीक है। देन केमिकल कंटेंट, क्रोमोसोम जो है वो किससे बना हुआ है, तो क्रोमोसोम जो है वो 3 चीज़ों से बना हुआ है, डीएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। ये केमिकली जो है ये 3 चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम में, ठीक है। देन इसके बाद में फंक्शंस,
तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्रोमोसोम का कि वो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को कैरी करने वाला एक माध्यम है, ठीक है। जो भी आनुवंशिक कैरेक्टर्स होते हैं, गुण होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है कौन? क्रोमोसोम। तो ये उसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। देन इसके बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के नंबर्स जो हैं वो हम कैसे गिनेंगे, या नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम के जो नंबर हैं स्पेसिफिक एंड कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज़, जो भी स्पीशीज़ है उसके लिए जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 46, ठीक है। लेकिन ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो जोड़ियों में होते हैं, इसलिए कितने पेयर हो गए? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और ये आंकड़ा जो है वो फिक्स है। अगर इसमें थोड़ा सा भी कम ज़्यादा होता है तो हमारे अंदर जो है, या उस पर्सन के अंदर जिसमें ये नंबर्स कम या ज़्यादा हुए हैं, उनमें आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिंड्रोम या फिर डिसऑर्डर देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो भी स्पीशीज़ है उसमें कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी एंड टेक्सोनॉमी ऑफ स्पीशीज़, क्रोमोसोम के नंबर जो हैं ये मालूम करने के लिए, मतलब क्यों मालूम होना चाहिए, या इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या यूज़ है। तो ये जो है ये हम अगर टेक्सोनॉमिक स्टडी है या फाइलोजेनी, मतलब आपके इवोल्यूशन से जुड़ी हुई कोई स्टडी है, उसको करने के लिए, स्टडी करने के लिए, वो चीज़ समझने के लिए जो है वो क्रोमोसोम्स के नंबर जो हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद में प्लॉइडी, एक्चुअली प्लॉइडी क्या है? तो प्लॉइडी जो है इट इज़ अ डिग्री ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, या फिर डिग्री ऑफ रिपीटिशन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ बेसिक प्राइमरी नंबर। जो भी एक बेसिक प्राइमरी नंबर है उसका कितने बार रिपीटिशन हो रहा है, वो कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, 4 बार हो रहा है, उसको जो है वो क्या कहा जाएगा? प्लॉइडी कहा जाता है, ठीक है। तो प्लॉइडी इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर स्पीशीज, ठीक है। प्लॉइडी एक कॉमन टर्म है जो किसी भी स्पीशीज़ में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के नंबर को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो इस चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लॉइडी के क्या क्या टाइप्स हैं, मतलब किस किस प्रकार के नंबर्स हो सकते हैं ना। देखो प्लॉइडी जो है, इसमें अगर जो भी बेसिक नंबर है उसके एग्जैक्ट मल्टीपल, ठीक है, उसके अगर एग्जैक्ट मल्टीपल है तो मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो उसे कहा जाएगा क्या? यूप्लॉइडी, ठीक है। और अगर उसके एग्जैक्ट मल्टीपल नंबर्स नहीं हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तो प्लॉइडी क्या है, सॉरी यूप्लॉइडी क्या है? एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर, और एन्यूप्लॉइडी क्या है? विच इज़ नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर, ठीक है। अब इनके सब टाइप्स क्या है? यूप्लॉइडी जो है इसमें देखो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर है तो उसे हम मोनोप्लॉइडी या फिर मोनोप्लॉइड कहते हैं, ठीक है। अगर 2n नंबर, मतलब एक ही अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो मोनोप्लॉइडी, एक 1+1 अगर हो गया तो इट बिकम्स 2, तो उसे क्या कहा जाएगा? डिप्लॉइडी, ठीक है। अगर 3 हो गया तो ट्रिप्लॉइडी, 4 हो गया तो टेट्रोप्लॉइडी। लेकिन अगर कॉमनली जो है वो 2 से ज़्यादा अगर होते हैं मल्टीपल नंबर्स तो उसे जो है वो पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। मतलब यूप्लॉइडी जो है ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक प्राइमरी नंबर, उसके मल्टीपल कॉपीज़ जो है उसके बेसिस पे ये जो है वो नंबर ऑफ टाइप्स के हैं। स्पेशली इसके 3 टाइप है, अगर सिंगल है तो मोनोप्लॉइडी, अगर डबल है तो डिप्लॉइडी, और 2 से ज़्यादा है तो पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। देन इसके बाद में एन्यूप्लॉइडी के भी टाइप्स है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है हाइपोप्लॉइडी एंड हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक्चुअली एन्यूप्लॉइडी में जो है वो उसके टाइप्स डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस की नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम में ऐड हो रहे हैं या डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 2 प्रकार के हैं। अगर डिलीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपोप्लॉइडी, और अगर बढ़ रहे हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कम हो रहे हैं तो उसके टाइप बताए हैं, ठीक है। जैसे कि मोनोसोमी, मोनोसोमी क्यों? क्योंकि 2n-1 अगर होता है तो आंसर क्या रहेगा? 1, ठीक है। तो इसलिए उसे क्या कहा है? मोनो, मोनो मतलब होता है 1, मोनोसोमी, ठीक है। एंड नलीसोमी, नलीसोमी मतलब नील, बिल्कुल नहीं, 0, ठीक है। तो 2n-2 हो जाएगा क्या? 0, ठीक है। तो इसलिए उसे क्या कहा गया है? नलीसोमी। तो यहाँ पर जो है वो डिलीशन के 2 टाइप हैं हाइपोप्लॉइडी के,
एक जो है दैट इज मोनोसोमी, जहाँ पे 2n-1 मतलब 1 क्रोमोसोम रह जाएगा, और नलीसोमी मतलब 2n-2 मतलब वहाँ पे एक भी क्रोमोसोम नहीं रहेगा, ठीक है। देन हाइपरप्लॉइडी में जो है वो एडिशन होता है, ठीक है। 2n+1 बिकम्स 3, 2n+1 बिकम 3, इसलिए उसे क्या कहा गया है, ट्राइसोमी, ठीक है। देन इसके बाद में टेट्रासोमी मतलब 2n+2, ठीक है, 2n+2 बिकम्स 4, और 4 को हमें पता है हम टेट्रा कहते हैं, तो टेट्रासोमी, ठीक है। तो समझ में आया, इस तरह से जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को जो है वो गिना जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और इसका बेसिक जो टर्म यूज किया जाता है वो है प्लॉइडी, ठीक है। देन इसके बाद में विल मूव टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में पहले बेसिक चीजें देखो, क्रोमोसोम जो है वो कैसे दिखते हैं, ये आप कब देख सकते हो, दे आर बेस्ट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, आप खुली आंखों से क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते। प्लस आप जब भी क्रोमोसोम को देखोगे, अगर आप मेटाफेज स्टेज में देख रहे हो तो आप बेटर तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से आपको क्रोमोसोम्स जो है वो नजर आते हैं एज कंपेयर टू द अदर फेजेस, दूसरे फेजेस के कंपैरिजन में इस फेज में आपको ये ज़्यादा अच्छे से नजर आएंगे, ठीक है। देन टिपिकल क्रोमोसोम जो है दैट इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा है, तो अगर टिपिकल क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, 2 क्रोमैटिड दिखेंगे, 2 क्रोमैटिड जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ सेंट्रोमेयर, ठीक है। सेंट्रोमेयर जो है इसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पे बताया है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो जो भी सेंट्रोमेयर है ये सेंटर होता है, 2 क्रोमैटिड को आपस में ज्वाइन करता है, ऊपर के हाल्स और नीचे के हाल्स को, ठीक है। देन इसके बाद में इसके जो भी सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के अंदर में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है, या डिस्क शेप का प्लेट होता है, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, ठीक है। काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है, काइनेटोकोर जो है जब स्पिंडल फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, मेटाफेज के दौरान जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है तो वो स्पिंडल फाइबर को वो काइनेटोकोर जो है वो अपने साथ में अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम की मूवमेंट जो है वो स्पिंडल फाइबर कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। देन सम मोर कॉन्स्ट्रिक्शन, सिर्फ एक ही कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं है, कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि जो चीज़ सीधी सीधी चल रही है उसमें बीच में आने वाला रुकावट, या फिर बोल सकते हैं कि कुछ तो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे हम सेंट्रोमेयर कह रहे हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1, ठीक है, और दूसरा है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2। यहाँ पे देखो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जो है वो आपको कब दिखाई देता है, इंटरफेज के दौरान, ठीक है। वहीं पे सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट किसके पास में है, सैटेलाइट जो है वो कौन से वाले हिस्से के पास में है, वो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 के पास में है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है इसमें आपको कौन कौन से कॉन्स्ट्रिक्शंस दिख रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिख रहे हैं जिसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, देन सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 दिख रहा है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2 दिख रहा है। स्पेशली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1 जो है वो आपको इंटरफेज के दौरान दिखता है, और सैटेलाइट भी दिख रहा है। सैटेलाइट क्या है, तो सैटेलाइट जो है वो सबसे जो है वो क्या कहेंगे हम, स्टार्टिंग एंड है क्रोमोसोम का, जो क्रोमोसोम का जब डिसअपियर होने वाले होते हैं तो न्यूक्लियोलस को फॉर्म करने के लिए या न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्प करता है, इसीलिए उसके पास में देखो जो स्ट्रक्चर दिया है उसे न्यूक्लियोलस कहा गया है, ठीक है। देन इसके बाद में है स्ट्रक्चर, ईच क्रोमैटिड, हर एक क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर है, ये एक लॉन्ग अनब्रांच, देखो आप बिल्कुल सीधा होता है, अनब्रांच्ड होता है, इसको ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करना है तो आप बुक में जो है वो देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम होती इसीलिए जो है वो उसको थोड़ा सा तिरछा मैंने बनाया और थोड़ा छोटा बनाया। सो यहाँ पर जो है ये लंबा होता है, स्ट्रेट होता है, इसमें बिल्कुल भी ब्रांचिंग नहीं होती, सिलेंडर शेप का होता है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप आपको पता है। देन हाईली कॉइल्ड डीएनए थ्रेड नोन एज क्रोमोनिमा। अब देखो यहाँ पे आपको दिखेगा अंदर में इस तरह का कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस तरह का जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये जो भी कॉइल्ड स्ट्रक्चर है वो डीएनए है, थ्रेड, ठीक है, और उस कॉइल्ड स्ट्रक्चर डीएनए को क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोनिमा, उसे क्या कहा जाता है, क्रोमोनिमा। और ये क्रोमोनिमा आपको थ्रू आउट द लेंथ, मतलब पूरा ऊपर से लेके तो नीचे तक जितना बड़ा क्रोमोसोम है वहां से शुरू से लेके तो आखिरी तक आपको पूरा देखने मिलेगा।
द लास्ट एंड इज कॉल्ड एज टीलोमेयर। टीलोमेयर ये सबसे आखिरी का छोर है, ठीक है। टीलोमेयर का फंक्शन ये है कि ये एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम से चिपकने नहीं देता, अटैच नहीं होने देता, ठीक है। देन इसके बाद में क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल विच एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड टू अनदर। वही है ये कि एक क्रोमैटिड में आपको जो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ये वाले इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक क्रोमैटिड में जो है वो आपको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने मिलेंगे, और वो डीएनए जो है वो ऊपर से लेके तो नीचे तक, मतलब एक एंड से शुरू होता है और दूसरे एंड तक प्रेजेंट रहता है, ठीक है, थ्रू आउट द क्रोमैटिड, लेंथ ऑफ द क्रोमैटिड। तो इस तरह से जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्ट्रिक्शन 1, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 1, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन 2, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, सैटेलाइट, फिर उसके बाद में टीलोमेयर, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। क्रोमोनीमेटा जो है वो क्रोमोमेयर और क्रोमोमेयर या फिर क्रोमोनीमेटा जो है वो क्या है, वो जो आपको आउटर कवर दिख रहा है दैट इज क्रोमोमेयर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस तरह से आज जो है वो हमने इस वीडियो के थ्रू क्रोमोसोम के बारे में देखा है, ठीक है। इसके बाद में जो है वो इससे रिलेटेड जो आगे का टॉपिक है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।